सद्दाम हुसैन को एक खास मछली मक्कोफ बहुत पसंद थी। ये मछली दरियाए तजला और फरात से पकड़ी जाती है। अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन छुप गए। अमेरिकी फौजी 8 महीनों तक पूरे इराक में उनकी बूँ सूंघते फिर रहे थे, मगर सद्दाम हुसैन कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर इसी मस्कोफ मछली की वजह से सद्दाम हुसैन का पता चल गया। इराक की कौमी डिश समझी जाने वाली मस्कोफ ने इराक के साबिक सदर का शिकार कैसे कराया, आज की वीडियो में हम ये फिल्म जैसी रियल स्टोरी जानेंगे। मगर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. तो चलिए इराक चलते हैं। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इल्ज़ाम था तबाही फैलाने वाले ऐसे हथियारों का जिससे पूरी दुनिया को खतरा था, लेकिन बाद में पता चला वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। The intelligence is confirmed. कोई खतरनाक हथियार नहीं थे। सद्दाम रजीम का खात्मा हो चुका था। अमेरिकी टैंक बगदाद तक पहुंच चुके थे। इराकी सदर के बड़े बड़े मुजस्मे गिराए जा रहे थे और अपनी फतह का ऐलान करने के लिए अमेरिकी फौजियों ने सद्दाम हुसैन के मुजस्मे के चेहरे पर अमेरिकी परचम रख दिया। लेकिन उनकी ये हरकत वहाँ जमे इराकियों को पसंद ना आई, क्योंकि ये उन्हें इराक पर अमेरिका के कब्जे का ऐलान महसूस हुआ। फौजियों को फ़ौरन अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से अमेरिकी परचम हटाकर वहाँ इराकी झंडा रख दिया। फिर वो मुजस्मे भी गिरा दिए गए। इराक तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कब्जे में आ चुका था, लेकिन इराकी सदर सद्दाम हुसैन गायब हो चुके थे। अमेरिकी फौज का टारगेट अब सद्दाम हुसैन और उसके साथियों को तलाश करना था। इसके लिए ताश के पत्तों के खास सेट तैयार करके अमेरिकी फौज में बांटे गए। इन ताश के पत्तों पर इराक के 52 इंतहाई मतलूब अफराद की तस्वीरें थी। ये सब सद्दाम हुसैन के बाद पार्टी के ओहदेदार थे। ताश के पत्तों का ये खास सेट बनाने का मकसद ये था कि जब फौजी आराम के वक्त ताश खेलें तो ये चेहरे इनके सामने रहें और वो उन्हें आसानी से याद रख सकें और पहचान सकें कि किन्हीं उन लोगों को तलाश करना है। इन सब में सद्दाम हुसैन सबसे ऊपर थे। इनकी तस्वीर हुक्म के इक्के पर थी। दूसरे 2 इक्कों पर सद्दाम के बेटों उदय और कुसे की तस्वीरें थी। अमेरिकी फौज को हुक्म दिया गया था कि ज़मीन पर या आसमान पर जहाँ भी मिले सद्दाम हुसैन को ढूंढना है। उस वक्त सद्दाम हुसैन के बारे में मशहूर था कि वो चंद घंटों से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते थे, बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। इसी दौरान 4 महीने गुजर गए। ताश के पत्तों पर छपी कई अहम शख्सियात पकड़ी जा चुकी थी, मगर सद्दाम हुसैन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जो लोग पकड़े गए थे इनमें से भी किसी को मालूम नहीं था कि इराकी सदर सद्दाम हुसैन कहाँ छुपे हुए हैं। सद्दाम और उनके बेटों का नाम मिलना अमेरिका और इत्तेहादी फौज की बड़ी नाकामी समझा जा रहा था। आखिरकार सद्दाम के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर 15 मिलियन और सद्दाम हुसैन पर 25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ का इनाम रख दिया गया। लालची ने अपना काम कर दिखाया। एक दिन इराक के दूसरे बड़े शहर मोसूल के अमेरिकी फौजी अड्डे में एक शख्स दाखिल हुआ और बताया उदय और कुसे उसके घर में छुपे हुए हैं। यकीन करना मुश्किल था, फिर भी अमेरिकी फौज को वहां भेजा गया। वो एक बहुत बड़ी हवेलीनुमा घर था। सद्दाम के दोनों बेटे वाकई वहां पर मौजूद थे। अमेरिकी फौज के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी फौज पीछे हटी और उन्होंने इजाफी फौज बुला ली। उसके बाद उस घर पर रॉकेट और बमों से हमला कर दिया गया। पूरा घर मलबे का ढेर बन चुका था। दोनों भाई मारे गए। अमेरिका ने अपना वादा निभाया। जिस शख्स ने सद्दाम हुसैन के बेटों की मुखबरी की थी उसे न सिर्फ $30 मिलियन का इनाम दिया गया, बल्कि फैमिली के साथ अमेरिका भी मुंतकिल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन अब भी अमेरिकियों की पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन इसी दौरान एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें सद्दाम हुसैन ने अपने बेटों की मौत पर अफसोस का इजहार किया और इराकियों को अमेरिकियों के खिलाफ जदोजहद जारी रखने की हिदायत भी की। सद्दाम हुसैन की तलाश और तेज़ कर दी गई, लेकिन वो थे कहाँ? वो इसी खुफिया पनाहगाह में छुपे थे जहाँ के बारे में अमेरिकी फ़ौज सोच भी नहीं सकती थी। ये दरअसल एक किस्म का गड़ा था जिसकी गहराई तकरीबन 2 मीटर, दीवारें ईंटों और सीमेंट से महसूस की गई थी। अंदर की जगह निहायत तंग थी। अंदर किसी के लिए सीधा खड़ा होना भी इंतहाई मुश्किल था। आर्जी तौर पर बनाई गई इस पनाहगाह में सिर्फ एक आदमी के लेटने की जगह थी। एक कोने में पंखा लगा हुआ था और हवा की गुजर के लिए करीब ही दीवार से एक पाइप निकला हुआ था। ये जगह सद्दाम हुसैन के आबाई शहर के तकरीब के करीब दरियाए तजला पर वाक़ थी।
دریا کے اس پار صدام حسین کے عالیشان محلات تھے جنہیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے، لیکن صدام حسین یہاں تک پہنچے کیسے؟ دراصل امریکی فوج بغداد تک پہنچ گئی تو صدام حسین فوراً وہاں سے نکلے، لیکن وہ اپنے کسی رشتہ دار یا حکومتی عہدیدار کے گھر نہیں گئے کیونکہ وہاں پکڑے جانے کا بہت چانس تھا۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ تگرس سے چند میل دور ایک علاقہ دعا میں پہنچے اور وہاں پر اللہ نامک عام کسان سے پناہ کی درخواست کی۔ غریب کسان اپنے دروازے پر صدام حسین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے اس نے انہیں صرف ٹی وی اور اخباروں میں ہی دیکھا تھا، لیکن مدد مانگنے پر اس نے ہاں کر دی۔ بعد میں اس نے ایک انٹرویو میں بتایا صدام حسین کو اس نے اس لیے پناہ دی تھی کہ عرب روایت اور اسلامی قانون کے مطابق جب کوئی مدد مانگنے آئے تو اس کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ایسے شخص کو پناہ دینے کا رسک لے رہا ہے جسے پورے عراق میں پھیلی 1.5 لاکھ امریکی فوج ڈھونڈ رہی ہے۔ صدام حسین نے بھی اعلیٰ نامے کو خبردار کیا تھا کہ انہیں پناہ دینے پر وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور امریکی فوج کے ٹارگٹ کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا، حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ صدام حسین کو اگر اپنے گھر میں پناہ دی تو امریکی فوج کبھی نہ کبھی ڈھونڈتے ہوئے وہاں ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ صدام حسین اگر باہر رہے تو امریکی ڈرون یا جاسوس سیٹلائٹ کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے سین میں ایک گڑھا کھودا۔ یہ گڑھا بھی اعلیٰ نامک نے خود ہی کھودا تھا، جسے بعد میں امریکیوں نے اسپائڈر ہول کا نام دیا تھا۔ صدام حسین اگلے 235 دن اس گڑھے میں چھپے رہے۔ اس گڑھے سے باہر نکلنے کا راستہ تھرموپول کے ڈھکن سے ڈھکا رہتا تھا، جسے مٹی اور گھاس دے کر اس طرح چھپایا گیا تھا کہ وہ زمین کا حصہ لگے۔ صدام حسین کے پاس اس گڑھے میں روشنی کے لیے ایک ٹارچ اور 2 بیٹریاں تھیں۔ انہی بیٹریوں کی مدد سے وہ یہاں لگے پنکھے کو بھی چلاتے تھے۔ ٹوائلٹ جانے کے لیے وہ رات کے وقت ہی باہر نکلا کرتے تھے اور رات کے وقت ہی کچھ چہل قدمی بھی کیا کرتے تھے۔ اس گڑھے میں 235 دن چھپے رہنے والے صدام حسین نے کبھی بھی ٹیلی فون استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی آواز سے لوکیشن ٹریس کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے بیوی اور بیٹوں کو خطوط لکھے، لیکن ان سے کبھی مل نہیں سکے۔ صرف ان کے 2 بیٹے ادے اور کسے ان سے ملنے آئے تھے، وہ بھی صرف ایک بار تھا۔ اس ملاقات کا سارا انتظام بھی اعلیٰ نامک نے کیا تھا۔ بیٹوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کا آڈیو پیغام بھی صدام حسین نے یہیں سے ریکارڈ کرایا۔ ان میں بھی اعلیٰ نامک نے صدام حسین کی مدد کی تھی، بلکہ اس نے تو باہر کا شور الگ سے ایڈ کر کے صدام حسین کے پیغام میں مکس کر دیا تھا، تاکہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کہاں سے کی گئی ہے۔ صدام حسین کے بیرونی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ اعلیٰ نامک ہی تھا۔ وہ ان کا باورچی بھی تھا، نائب بھی تھا اور محافظ بھی تھا، اور ان کے پیغامات کو آگے پہنچانے والا بھی۔ یہ وہی تھا جو صدام حسین کے پیغامات متحدی کمانڈروں تک پہنچاتا تھا اور ان کے جوابات واپس لاتا تھا۔ صدام حسین نے کئی آڈیو میسیجز ریکارڈ کرائے جس میں وہ عراقی شہریوں کو امریکیوں کے قبضے کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ نامے کے مطابق صدام حسین کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی حالات بدلے اور وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ صدام حسین دن میں صرف کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ رازداری اور سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں کھانا صرف رات کے وقت ہی ملتا تھا۔ کھانے میں زیادہ تر چاول اور ابلی ہوئی سبزیاں ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کبھی مسکوف مچھلی کی فرمائش بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مچھلی ایک دن ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گی۔ ادھر صدام حسین اس گڑھے میں پناہ لیے ہوئے تھے، ادھر پوری امریکی فوج ان کی تلاش میں عراق کا چپا چپا چھان مار رہی تھی۔ امریکیوں کی ساری توجہ انتاش کی گڈی پر تھی، جس پر صدام حسین اور ان کے حکومت کے سابق عہدیداروں کی تصویریں تھیں۔ انہیں ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا تھا، مگر تمام حربے آزمانے کے باوجود کسی ایک سے بھی صدام حسین کے بارے میں معلومات نہیں ملی۔ ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا تو دوسری طرف تگرت کے ہوائی اڈے پر ایک چھوٹے سے تشویشی کمرے میں اسٹاف سرجن ایرک میڈوکس کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ ایک نچلے درجے کا انٹروگیٹر تھا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا جن لوگوں پر اس وقت توجہ دی جا رہی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں صرف اس لیے عہدے ملے کیونکہ وہ صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدام ان کی طاقت تھے، وہ صدام حسین کی طاقت نہیں تھے۔ اس وقت جب صدام حسین چھپے پھر رہے ہیں تو انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ان کے لیے طاقت ہوں، یعنی ان کے محافظ، ان کے سیکیورٹی گارڈز۔ صدام حسین کی پرسنل سیکیورٹی کا ایک پورا میکینزم تھا۔ اس کی 3 لیئرز تھی۔ سب سے باہر والے لیئر میں وہ تھے جو ملک بھر میں صدام حسین کے مالوں اور ان کے دیگر مفادات کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ دوسرے لیئر میں وہ تھے جن کے ذمہ ان علاقوں اور مقامات کو محفوظ بنانا ہوتا تھا جہاں صدام حسین جاتے تھے، اور تیسری اور آخری لیئر ان سلیکٹڈ اور اسپیشل سیکیورٹی گارڈز کی تھی جو ہر وقت صدام حسین کے ساتھ رہتے تھے۔ میڈوکس کا یہی خیال تھا، بلکہ یقین تھا کہ اس وقت صدام حسین انہی میں سے کسی گارڈز کی حفاظت میں۔ میڈوکس نے اپنی تلاش کا کام صدام حسین کے آبائی شہر تگرس سے شروع کیا۔
हालांकि अमेरिकी फौज ने इस शहर को पहले से ही छान मारा था, मगर सद्दाम हुसैन नहीं मिले। मेडोक्स ने तगरत का रुख इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक ख़ानदान था जिसका नाम था आल मुसल्लित, और सद्दाम हुसैन के ज़्यादातर आला दर्जे के गार्ड्स का ताल्लुक इसी ख़ानदान से था। और उसने जब तशवीश शुरू की तो एक नाम उसके सामने बार बार आ रहा था, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुसल्लित। मोहम्मद इब्राहिम ना सिर्फ सद्दाम हुसैन का काबिल एतमाद गार्ड था, बल्कि ये भी साफ नज़र आ रहा था कि इराक में चलने वाली गोरिल्ला वार को भी वही लीड कर रहा है। उसने इराक के मुख्तलिफ इलाकों में अपने नायब मुकर्रर कर रखे थे जो इत्तेहादी फ़ौज के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और निगरानी किया करते थे। एरिक मेडोक्स ने सोचा अगर ये सारी बातें सही हैं तो फिर उसे लाजमी पता होगा कि सद्दाम हुसैन कहाँ है। मेडोक्स के लिए मोहम्मद इब्राहिम अब सबसे बड़ा टारगेट बन गया था। मेडोक्स तिगरत में किसी तरह मोहम्मद इब्राहिम के 18 साल बेटे को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इब्राहिम कहाँ ये उसके बेटे को भी मालूम नहीं था। उससे बस सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि उसका बाप कभी कभी समावा शहर में एक फिश फार्म से मछलियाँ खरीदने जाता है। ये सब सुन के मेडोक्स के कान खड़े हो गए। उसे याद आ गया कुछ दिनों पहले सद्दाम हुसैन के बावर्ची ने पूछताछ के दौरान बताया था कि सद्दाम हुसैन को भुनी हुई मस्कोफ मछली बहुत पसंद है। मेडोक्स को शक हुआ कहीं इब्राहिम सद्दाम हुसैन के लिए तो मछलियाँ खरीदने नहीं जाता। अब इसका मिशन मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ना था। उसने उसके बेटे के बताए हुए फिश फार्म पर छापा मारा और वहाँ मौजूद मछुआरों से पूछताछ शुरू की, मगर सब ने यही कहा कि वो इब्राहिम को नहीं जानते। मगर तशवीश के दौरान जब इंतहाई सख्ती गई और दबाव डाला गया तो उनमें से एक ने बगदाद में किसी अंकल का जिक्र किया और बताया कि वो उसका और इब्राहिम का रिश्तेदार है, इब्राहिम उसके घर में हो सकता है। मेडोक्स ने बगदाद में मछरे के बताए हुए अपार्टमेंट पर छापा मारा और मोहम्मद इब्राहिम मिल गया, लेकिन वो मुंह कैसे खोलेगा इसके लिए मेडोक्स ने मारपीट और टार्चर का रवायती तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उसको और उसकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी और अमेरिकी नेशनलिटी देने का वादा किया। इस पर इब्राहिम ने वो राज उगल दिया जिसे जानने के लिए सदर जॉर्ज बुश बेताब थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम को सद्दाम हुसैन के इस खुफिया ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। इसका जवाब यह है कि जैसा हमने बताया कि सद्दाम हुसैन को मस्कोफ मछली बहुत पसंद थी। वो अला नामिक से कभी कभी मस्कोफ की फरमाइश किया करते थे। सद्दाम हुसैन और अला नामिक को मोहम्मद इब्राहिम पर पूरा भरोसा था, इसलिए सद्दाम हुसैन के लिए मछली लाने की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी। लेकिन इब्राहिम को भी सद्दाम हुसैन के इस खुफिया गढ़े के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो बस इतना जानते थे कि अला नामिक ने उनको अपने घर में पनाह दे रखी है। अपनी गिरफ्तारी से चंद हफ्ते पहले वो सद्दाम हुसैन के लिए मछली लेकर वहाँ पर आए थे। बातों बातों में उसने अला नामिक से पूछ लिया, अगर अमेरिकी फौज यहाँ पर छापा मारे तो तुम सद्दाम हुसैन को कहाँ छुपाओगे। अला नामिक को मोहम्मद इब्राहिम पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे पर उसने भयानक गलती कर दी जो सद्दाम हुसैन के लिए जानलेवा साबित हुई। उसने इब्राहिम को मकान के सहन में बनाए गए उस गड्ढे के बारे में बता दिया, वो राज ज़ाहिर कर दिया जो इब्राहिम ने अमेरिकियों को भेज दिया। 13 दिसंबर 2003 रात 8 बजे अमेरिकी फ़ौज ने सद्दाम हुसैन की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के ऊपर ऑपरेशन रेड डाउन शुरू किया, जिसमें तकरीबन 600 फौजी और कमांडो ने हिस्सा लिया और मोहम्मद इब्राहिम भी साथ था। लेकिन उसे बंकर बंद गाड़ी से बाहर नहीं लाया गया। अमेरिकी फ़ौज ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ अहलकार उस कच्चे से मकान तक पहुंचे जिसकी आहत में सद्दाम हुसैन की पनाहगाह थी। वहाँ अला नामिक और उसका भाई केस मौजूद थे। जब उनसे पूछताछ की गई वो दोनों अनजान बन गए। फौजियों ने मकान की तलाशी लेना शुरू कर दी। अंदर एक गंदा सा कमरा था जिसमें छोटा सा बावर्ची खाना था, जहाँ एक सिंक, कुछ झूठे बर्तन, चूल्हा और दूसरी चीजें थी। कमरे में बिस्तर पर कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। वहाँ किसी किस्म का फोन या कोई ऐसी चीज नहीं थी। सद्दाम हुसैन की या मौजूदगी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और मोहम्मद इब्राहिम की इंफॉर्मेशन गलत लग रही थी। उसे बंकर बंद गाड़ी से बाहर लाया गया। वो धीमे कदमों से चलता हुआ उस मकान तक आया और अंदर सहन में आकर अचानक वहाँ रुक गया। फिर उसने अपना एक पैर जमीन पर मारा और वहाँ खड़े फौजी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहाँ कुछ नहीं था, जमीन पर पुराना सा कालीन बिछा हुआ था जिस पर मिट्टी और कचरा था। फौजियों ने कालीन हटाया तो उन्हें एक थर्मोपोल का ढक्कन नजर आया, उससे हटाया तो एक सीधा गड़ा था। फौजियों ने अपने हथियार तान लिए। एक एहलकार ने अंदर फेंकने के लिए ग्रेनेड तैयार किया। एक ने टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका, लेकिन उससे पहले कोई एक्शन लिया जाता, गड्ढे के अंदर से एक थका हुआ, उलझे बालों और लंबी दाढ़ी वाला
बूढ़ा शख्स निकला। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे और उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सद्दाम हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। यानी मैं सद्दाम हुसैन इराक का सदर और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। वो इंतहाई पुरसकून थे, उन्होंने ज़रा भी मज़म्मत नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर शिकस्त और मायूसी साफ नजर आ रही थी। सद्दाम हुसैन को तेज़ी से वहाँ खड़े एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर बगदाद के करीब एक हाई सिक्योरिटी अड्डे पर ले जाया गया। वहाँ उनका पूरा मुआयना किया गया और शनाख्त की तस्दीक के लिए उनके मुंह से DNA का सैंपल ले लिया गया और उसकी वीडियो बनाकर उनकी ये तजलील पूरी दुनिया को दिखाई गई। चंद महीने बाद जून 2004 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक की नई हुकूमत के हवाले कर दिया, जिन्होंने उन पर मुख्तलिफ मुकदमा चलाए और एक कत्ले आम के इल्ज़ाम में 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई।